राधे राधे एंड वेलकम इन सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन। आज फिर से आपके लिए एक प्यारा सा लेक्चर, एमएसएन का एक लेक्चर। वो है आपके नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद मस्कुलो स्केलेटल प्रॉब्लम। पार्ट 1 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो क्लासेस रहेगी इसमें, इस चैप्टर की, आपके मस्कुलो स्केलेटल की। तो आज पार्ट 1 आएगा, कल पार्ट 2 आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसा कि आपको थंबनेल में ये डायग्राम में इमेज दिख रही है, इसमें आपको फ्रैक्चर वगैरह सब दिख रहे हैं, प्लास्टर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। मस्कुलोस्केलेटल एक एनर्जेटिक लेक्चर। व्हाट इज फ्रैक्चर? एक रिव्यू लेके चलते हैं, पूरा नहीं पढ़ेंगे, एक आइडिया हो जाएगा आपको। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पीवाईक्यू से, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आपकी सीरीज चल रही है ये, क्योंकि कोर्स बहुत लेंथी है और एग्जाम आपके नज़दीक है। तो पीवाईक्यूज और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्चर, व्हाट इज फ्रैक्चर? फ्रैक्चर इज, हड्डी टूट जाती है वही फ्रैक्चर होता है भाई, सबको पता है। तो लैंग्वेज देख लेते हैं एक बार। ए बोन फ्रैक्चर इज ए मेडिकल कंडीशन वेयर द कंटिन्यूटी ऑफ ए बोन इज ब्रोकन। आगे भी बात, बोन इज ब्रोकन, कंटिन्यूटी ऑफ बोन इज ब्रोकन, मतलब कि सपोज दैट देयर इज ए बोन, ये एक हमारे पास एक क्या है, बोन है। अब यहाँ से क्या हुआ, जो बोन है उसकी कंटिन्यूटी, ये एक बोन है, एक हड्डी है, इसकी कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो गई यहाँ से। ओके, तो वही क्या हो गई, फ्रैक्चर हो गया। अब फ्रैक्चर के हम टाइप देखेंगे, उसमें देखेंगे। तो पहले तो फ्रैक्चर के कोज क्या हो सकते हैं, कोज बोल सकते हो, या फिर इसको, ये क्या है, इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मतलब कोजेज ऑफ डिजीज, डिजीज का क्या कारण है। तो इटियोलॉजी क्या है, कोजेस क्या है इसके। फर्स्ट आ गया फॉल्स, कोई व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, पेशेंट है, वो चलते चलते गिर जाए, चलते चलते गिरे या फिर कैसे भी गिरे, फॉल्स गिर जाए एक तो, तब उसकी हड्डी टूट सकती है। हम देखते हैं कि भाई फ्रैक्चर कब कब हो सकता है, हड्डी कैसे टूट सकती है, किस कारण से टूट सकती है, बोन कैसे ब्रोक हो सकती है, कैसे ब्रोकन हो सकती है, कैसे ब्रेक हो सकती है, तो वो हम बात कर रहे हैं। तो पहला हमने कारण देख लिया इटियोलॉजी में, फॉल्स यानी गिरने से, पहला हो गया गिरने से। दूसरा हो गया डायरेक्ट स्ट्राइक ऑन टू योर बॉडी, बॉडी है, बॉडी पर डायरेक्ट कोई स्ट्राइक हो, मतलब स्ट्राइक मतलब या तो किसी से मार दिया हो, किसी ने कोई जैसे बैट वगैरह, हॉकी वगैरह हो, किसी से लकड़ी वगैरह डंडे से किसी से मार दिया हो, ये डायरेक्ट स्ट्राइक हो गई। जैसे लड़ाई हो जाती है, लड़ाई हो जाती है तो जैसे मारते हैं ना भाई एक दूसरे को, तो वैसे मार दिया हो। ठीक है। थर्ड हो गया इंजरी फ्रॉम स्पोर्ट्स, खेलते टाइम कोई इंजरी हो गई हो। फोर्थ हो गया ट्रॉमिक इवेंट्स सच एज कार एक्सीडेंट और गनशूट वुंड। ठीक है, या तो कार एक्सीडेंट हो गया हो या फिर कोई गन शूट हो गई हो, गन है उसकी, किसी ने गोली लगा दी हो। ठीक है, तो ये आपके हमने एक नॉर्मल कोजेस पढ़े हैं, कारण पढ़े हैं, और आपके जो दिमाग में हो वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर ऑफ फ्रैक्चर। और क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, देखो, पेशेंट आर ओल्डर, एक तो ज़्यादा एज हो उसकी। ठीक है, जो ओवर एज के पेशेंट होते हैं, ओवर एज के जो व्यक्ति होते हैं, उसमें फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हैव ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, हम देखेंगे इसको आगे, ऑस्टियोपोरोसिस को नेक्स्ट क्लास में, लेकिन मैं एक आइडिया बता देता हूँ आपको। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है, जैसे ये बोन है, वैसे तो फ्रैक्चर है, लेकिन ये बोन है, तो बोन के अंदर का जो मास होता है, अमाउंट होती है बोन के अंदर जो मास होता है, वो क्या हो, रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए।
मास ऑफ बोन इज रिड्यूस, बोन के अंदर जो भी है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसे ऑस्टियोपोरोसिस कह सकते हैं। ड्रिंक एल्कोहल, शराब वराब पीता हो, दारू वगैरह पीता हो। टेकिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेता हो। अब देखो जितने भी मेडिसिन आई है, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड आ गया, आगे आएगा आपके पास NSAI आएगा, NSAI ड्रग्स आएगा, स्टेरॉइड ड्रग्स आएगी। तो जितने भी ड्रग्स के बारे में, एनाल्जेसिक्स आएगा, एंटीपायरेटिक आएगा, तो जितने भी ड्रग्स है उसको हम एक साथ लेके चलेंगे। अभी केवल आप याद रखें कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तो इनके बारे में हम पूरा एक अलग वीडियो में बताएंगे आपको। भाई मैंने आपको दो बताया, एक तो एनसीपी के बारे में, सभी की एक एनसीपी की वीडियो आएगी, और एक मेडिसिन के बारे में। तो ये दो तो अभी है, और आगे भी कोई वीडियो आएगी वो हम तैयार करेंगे। और फिजिकल इनएक्टिव, फिजिकल इनएक्टिव कोई ज़्यादा फिजिकल एक्टिव ना हो, जैसे खेल कूद ना रहा हो, है ना भाई। हम कोई पेशेंट है, या कोई पेशेंट क्या, कोई इंडिविजुअल है, व्यक्ति है, वो बस पड़ा है, कोई काम काज नहीं कर रहा, तो जैसे वो कुछ करेगा तो उसकी जो हड्डियां है वो कमज़ोर हो गई है, बोन है वो कमज़ोर हो गई है, तो जैसे वो कुछ एक्टिविटी करेगा तो उसकी बोन के फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। यह है फिजिकल इनएक्टिव में। अब टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। वैसे तो फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर के टाइप बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ कॉमन टाइप्स देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप आता है आपके पास ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेट ब्रेक राइट अक्रॉस ए बोन, मतलब ये डायग्राम में है, स्ट्रेट ब्रेक राइट अक्रॉस ए बोन, ऐसे कुछ बोन है वो ऐसे फ्रैक्चर हो जाए। ओके, ये होता है आपके पास ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में। नेक्स्ट आता है आपके पास स्पाइरल फ्रैक्चर। स्पाइरल फ्रैक्चर नाम से पता चला, स्पाइरल फ्रैक्चर वेयर एटलीस्ट वन पार्ट ऑफ द बोन हैज बीन ट्विस्टेड। मतलब ऐसा है कि, एक मिनट डायग्राम बताते हैं आपको। ये हो गया आपके पास स्पाइरल, कोई नॉर्मल बोन है, ये बोन है, ये बोन टूटी, और जो ऊपर का जो पार्ट था वो घूम के वो थोड़ा घूम जाए, स्पाइरल टाइप हो जाए। मतलब जैसे बोन टूटती है नॉर्मली तो बस ऐसे टूट जाती है, लेकिन स्पाइरल में क्या होता है, एक पार्ट थोड़ा घूम जाता है, टर्न ले लेता है, थोड़ा ट्विस्टेड हो जाता है। लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल बोल सकते हैं, या फिर इसको लीनियर बोल सकते हैं। इसमें बोन कैसे लीनियर, ये आपके आता है लॉन्गिट्यूडिनल में। फ्रैक्चर कुछ ऐसे हो। नेक्स्ट है आपके पास ओब्लिक। ओब्लिक में फ्रैक्चर दैट डायगोनल टू ए बोन लॉन्ग एक्सिस, जो लॉन्ग एक्सिस है ये है आपके पास ओब्लिक फ्रैक्चर। ओब्लिक मतलब एक ओब्लिक लगाते अपन, ओब्लिक लगाते ना, वैसे बोन फ्रैक्चर हो जाए। भाई ओब्लिक या तो अपन ऐसे लगाते हैं या फिर ऐसे लगाते हैं, तो बस ऐसे बोन है वो ब्रेक हो जाए। नेक्स्ट आपके पास हेयर लाइन फ्रैक्चर। हेयर लाइन फ्रैक्चर, हेयर लाइन फ्रैक्चर में क्या होता है, ए पार्शियल फ्रैक्चर, पार्शियल मतलब आंशिक, नॉट कंप्लीट, ऑफ ए बोन। समटाइम्स दिस टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर इज हार्डर टू डिटेक्ट विद रूटीन एक्सरे। कभी कभी क्या होता है, जो एक्सरे है उससे भी पता नहीं चलता, हेयर लाइन से पता चल रहा है। हेयर लाइन मतलब एक बाल है, एक बाल के बराबर फ्रैक्चर हुआ है उसमें। ओके, इम्पेक्टेड, इम्पेक्टेड फ्रैक्चर। इम्पेक्टेड फ्रैक्चर में क्या होता है, व्हेन द बोन इज फ्रैक्चर्ड वन फ्रेगमेंट ऑफ द बोन इज गोज इनटू अनदर। सपोज कीजिए जैसे कोई फ्रैक्चर हुआ, भाई यहाँ पे तो उसका डायग्राम है नहीं फिलहाल, लेकिन कोई भी फ्रैक्चर हुआ है, तो जैसे हम देख लेते हैं इसके बारे में, कम्युनिटेड है। इसमें जैसे ये फ्रैक्चर हुआ, तो इसकी जो बोन के टुकड़े हैं है ना, तो वो एक टुकड़ा दूसरी बोन में चला जाए, एक टुकड़ा यहाँ से टूटा और वो दूसरी बोन में चला जाए, ये होता है आपके पास इम्पेक्टेड फ्रैक्चर। वन फ्रेगमेंट
बोन गोज इनटू अनदर बोन। ओके, नेक्स्ट आपके पास टाइप है, 1 सेकेंड। हाँ, कम्युनिटेड। अब इसका तो, इसमें क्या होता है, जो फ्रैक्चर हुआ है बोन, वो बहुत सारे टुकड़ों में, सॉरी सॉरी, जो बोन फ्रैक्चर हुई है वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये होता है कम्युनिटेड। देन हम डिस्कस कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, या फिर इसको हम बोल सकते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। साइन एंड सिम्टम्स को बोलते हैं अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ये टर्म याद रखें। तो साइन एंड सिम्टम्स में जैसे सपोज कि इमेजिन करो, भाई आप खुद इमेजिन करो, जब आपके भी कोई अड़ोस पड़ोस में, या आपके भी कोई जानकार, या फिर कोई भी आपकी नज़र में कोई फ्रैक्चर का पेशेंट तो आया ही होगा, किसी ना किसी के फ्रैक्चर तो हुआ ही होगा। तो फ्रैक्चर हुआ है तो उसके क्या क्या लक्षण थे? सबसे पहले तो पेन होगा भाई, जो भी बोन है, जो भी हड्डी टूटी है उसमें पेन होगा, स्वेलिंग होगी, सूजन टाइप होंगे उसमें, डिसकलर्ड स्किन अराउंड द अफेक्टेड एरिया। ये क्या होता है सर? ये ऐसा है जैसे कोई भी बोन फ्रैक्चर हुई है तो उसका जो स्किन का, स्किन के चारों तरफ का जो पार्ट है, एरिया है, उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कुछ ऐसे। देखा होगा ये तो आपने। ठीक है, स्किन का कलर कुछ ऐसा हो जाएगा। इफ इट इज ओपन फ्रैक्चर, अगर कोई ओपन फ्रैक्चर है, देयर में भी ब्लीडिंग। नॉर्मल सी बात है, अगर कोई फ्रैक्चर ओपन है, हड्डी टूट गई है और वो पूरी स्किन के बाहर आ गया है, ओपन फ्रैक्चर है, तो ब्लीडिंग तो हो गई भाई। नॉर्मल साइन एंड सिम्टम से अपने हिसाब से बनाओ। द पेशेंट कैन नॉट मूव अफेक्टेड एरिया। हाँ भाई, जब फ्रैक्चर हो गया तो वो पार्ट हिलेगा ही नहीं। किसी भी हाथ का फ्रैक्चर है तो वो हाथ हिलेगा ही नहीं, मूव नहीं करेगा। द पेशेंट इज अनेबल टू पुट वेट ऑन इंजर्ड एरिया। वजन नहीं उठा पाएगा, उस जहाँ से फ्रैक्चर हुआ है वहाँ से वो कोई भी वेट उठा नहीं पाएगा, वजन उठा नहीं पाएगा, अनेबल होगा, अयोग्य होगा। द अफेक्टेड एरिया में बी बेंट एट एन यूजुअल एंगल, अनयूजुअल एंगल। मतलब कि कोई बोन फ्रैक्चर हुई है तो वहाँ से जो एरिया है वो बेंट हो जाएगा। बेंट मतलब थोड़ा मुड़ जाएगा भाई, जैसे पैर है ये, ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, ये पैर है, तो पैर की अगर कोई यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ, यहाँ पे, तो क्या होगा, कुछ ऐसे हो जाएगा ये। भाई जो बोन है अंदर, वो पहले तो ऐसी थी, ब्लैक ब्लैक जो है, नॉर्मल आइडिया बता रहा हूँ, पहले तो ऐसी थी वो बोन, बाद में क्या हुआ, फ्रैक्चर हुआ तो कुछ ऐसे ऐसे दो हिस्सों में टूट गई। तो यहाँ से अफेक्टेड होगा कि नहीं होगा, बेंट हो गया, मतलब स्किन है वो मुड़ गई। डायग्नोस कैसे पता चले कि फ्रैक्चर है? एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन। नाम पता ही होगा आपको तीनों का। ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, क्या ट्रीटमेंट दे उसको? फ्रैक्चर हो गया तो अब क्या करें भाई? फ्रैक्चर हो गया तो क्या करना चाहिए हमें? फ्रैक्चर हो गया तो नॉर्मली जैसे कुछ ज़्यादा सीवियर, कुछ ज़्यादा फ्रैक्चर नहीं हुआ, मतलब कि ज़्यादा सीरियस वाली बात नहीं है, नॉर्मल फ्रैक्चर हुआ है तो उसमें तो हम प्लास्टर कर देंगे। प्लास्टर, पीओपी का नाम सुना ही होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नॉर्मल तो हम प्लास्टर कर देंगे, लेकिन कुछ ज़्यादा हो जाए, अगर सर्जरी की हमें ज़रूरत पड़े, तो उसमें हम रोड, प्लेट्स वगैरह काम में लेंगे। तो ट्रीटमेंट में आ गया, द ट्रीटमेंट ऑफन इन्वॉल्व रीसेटिंग द बोन, प्लेस द इमोबिलाइज इन अ कास्ट स्प्रिन टू गिव बोन हील, और समटाइम्स सर्जरी, सर्जरी के टाइम पर हम रोड वगैरह काम में लेंगे। कहते हैं भाई इसके हड्डी में तो रोड लगी हुई है, वही बात है। देखो जैसे ये फ्रैक्चर है तो ये प्लास्टर है,
अब प्लास्टर भी दो टाइप का होता है। प्लास्टर कैसे होता है? एक तो होता है कास्ट, एक होता है स्लेब। कच्चा प्लास्टर, पक्का प्लास्टर सुना होगा। तो जो स्लेब होता है वो तो होता है कच्चा प्लास्टर, और जो कास्ट होता है वो होता है पक्का प्लास्टर। एक वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए कुछ दिनों में प्लास्टर की, कैसे लगाते हैं, कौन स्लेब होता है, कौन सा कास्ट होता है। हाँ भैया, अब हो गया हमारे, फ्रैक्चर हो गया भाई। कोई पेशेंट आया, उसके फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर हो गया, ट्रीटमेंट कर दिया हमने, ट्रीटमेंट कर दिया। अब क्या करें? नया टॉपिक आता है आपके साथ, केयर, नर्सिंग केयर कैसे करें उसकी, उस पेशेंट की नर्सिंग केयर कैसे करें। फ्रैक्चर हो गया, हमने उसके प्लास्टर कर दिया, उसके बाद में क्या करें? प्लास्टर कर दिया या फिर रोड वगैरह लगा दी, अब ट्रीटमेंट कर दिया, उसके बाद में क्या करना चाहिए? क्वेश्चन आया था आपके 2008 में एग्जाम में। तो हमें क्या करना चाहिए नर्सिंग केयर के रूप में? नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट विद फ्रैक्चर। सबसे पहले तो मेंटेन बॉडी अलाइनमेंट, मतलब चलिए नाम तो बहुत सुना है अलाइनमेंट, लेकिन होता क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि बॉडी अलाइनमेंट मेंटेन रखे, मतलब बॉडी की जो व्यवस्था है, एक व्यवस्थित रखे बॉडी को, यानी कि कैसे एक ढंग से, मतलब बॉडी को एक ढंग से रखे, बॉडी अलाइनमेंट व्यवस्थित रखे। ठीक है सर। सेकंड है सपोर्ट द फ्रैक्चर साइट विद एक्स्ट्रा पिलो। एक्स्ट्रा पिलो, एक्स्ट्रा तकिया रखे उसकी तरफ, जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पर एक सॉफ्ट, यानी कि हार्ड रख दे, सॉफ्ट पिलो रखे, सॉफ्ट तकिया रखें, नरम। थर्ड पॉइंट आया आपके पास, अवॉइड मूवमेंट ऑफ फ्रैक्चर पार्ट। हाँ भाई, फ्रैक्चर पार्ट है, पहले तो ये देखो आप, प्लास्टर बांधते क्यों हैं, प्लास्टर क्यों करते हैं? प्लास्टर है, उसका मेन पर्पस क्या है भाई? कर तो दिया प्लास्टर, उसका मेन पर्पस है बोन को इमोबिलाइज करना। इमोबिलाइज मतलब हिलने से बचाना, यही प्लास्टर का मेन काम होता है। बोन अंदर के अंदर हील हो जाएगी, लेकिन उसको जब हम इमोबिलाइज रखें, उसको हम हिलाए नहीं, मूवमेंट ना करें। अवॉइड द अवॉइड मूवमेंट ऑफ फ्रैक्चर पार्ट। रेस्ट द इंजर्ड पार्ट, जो भी इंजर्ड पार्ट है जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है उसको रेस्ट में रखे। पुट अप बेड रेल्स टू प्रिवेंट फॉल। ये बेड रेल्स क्या होता है भाई? बेड रेल्स होता है आपके पास ये कोई बेड है, बेड में रेल लगा दो, बेड रेल बन गया। ज़्यादातर आईसीयू के जो बेड होते हैं वो कुछ ऐसा ही होते हैं, जिससे कि पेशेंट अंदर लेटा हुआ है तो वो गिरने से बच जाए। ये होती है बेड रेल, क्योंकि आईसीयू है, आईसीयू में अनकॉन्शियस पेशेंट ज़्यादा आते हैं, इसलिए वहाँ पर लगे होते हैं। ठीक है। देन मॉनिटर वाइटल साइन, ये तो लेने ही लेने हैं वाइटल साइन तो। प्रोवाइड एंड असिस्ट पेशेंट इन फिजियोथेरेपी इफ इंडिकेट। फिजियोथेरेपी एक अलग डिपार्टमेंट होता है, उसमें केवल आपके बोन से रिलेटेड आपके। नेक्स्ट है एलिवेटेड द अफेक्टेड लिम्ब अबोव हार्ट लेवल एज इट प्रमोट वेनस ड्रेनेज एंड रेडनेस पेन। अब देखो ये वाला, इस इमेज को मैंने इसलिए रखा था इस पॉइंट को समझाने के लिए। एलिवेटेड मतलब उठा के रखना है। अफेक्टेड लिम्ब, कोई पैर है, पैर में फ्रैक्चर हुआ है, अब वो हार्ट लेवल, उसको हार्ट लेवल तक एलिवेट करके रखना है। क्यों? क्योंकि प्रमोट वेनस ड्रेनेज एंड रेडनेस पेन। अब ये जैसे आपके पास एक कोई भी पेशेंट है, उसका फ्रैक्चर हुआ है, तो अब इसको हमने यहाँ पर ही क्यों रखा भाई? इतना ऊपर क्यों रखा इसको? इसके नीचे पिलो क्यों रखे हमने? इसको हम केवल यहाँ पर रख सकते थे नॉर्मल, इसको इतना ऊपर करने की क्या जरूरत आ गई?
इसको यहाँ पर रखने की क्या ज़रूरत आ गई थी, इसको हम नॉर्मल यहाँ पर क्यों नहीं रख सके। तो हार्ट लेवल से ऊपर, हार्ट लेवल तक रखना है इसको। भाई नीचे रखते तो हार्ट लेवल से नीचे हो जाता। क्यों हो जाता, क्यों क्यों किया ऐसा? ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि प्रमोट विनस ड्रेनेज एंड रेडनेस पेन। अब विनस ड्रेनेज क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे आगे कार्डियोवास्कुलर डिजीज में, इससे बचने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास मॉनिटर लिम्ब फॉर एडिमा एंड स्वेलिंग। लिम्ब है या फिर जो भी अफेक्टेड पार्ट है उसको हमें देखना है कि भाई सूजन वगैरह तो नहीं आई इसमें, स्वेलिंग तो नहीं है, एडिमा तो नहीं है, सूजन वगैरह तो नहीं है, उसके बारे में मॉनिटर करना है। इमोबिलाइजेशन यानी कि हिलाना नहीं है पार्ट को। इमोबिलाइजेशन द फ्रैक्चर पार्ट विद बैंडेज, कास्ट और स्प्लिंट। वही बात आ गई, फ्रैक्चर है कैसे इमोबिलाइज करें, प्लास्टर लगाए, बैंडेज लगाए। ये हो गया हमने नर्सिंग केयर, फ्रैक्चर पेशेंट है उसको नर्सिंग केयर दे दी। ओके, अब नर्सिंग केयर हमने पढ़ी तो उसके लगे हाथ हम ये भी पढ़ लेते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट हैविंग एक्सटर्नल फिक्सेटर। एक्सटर्नल फिक्सेटर ये क्या होता है सर, पहले हेडिंग तो समझाओ। हेडिंग समझाओगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो बिल्कुल समझाएंगे। एक्सटर्नल फिक्सेटर मतलब भाई देखो, नाम से हम इससे बताते हैं। एक्सटर्नल मतलब समझ गए सर, बाहर का, ठीक है। फिक्सेटर मतलब क्या होता है, फिक्सेटर मतलब फिक्स करने वाला। तो कोई बाहर का कुछ ऐसा है जो कि फिक्स कर रहा है, फिक्स कर रहा है तो हम पढ़ क्या रहे हैं, बोन पढ़ रहे हैं। तो बाहर का कुछ ऐसा है जो कि बोन को फिक्स कर रहा है, ये होता है एक्सटर्नल फिक्सेटर। अच्छा, ये होता है सर, ये तो समझ में आ गया सर, पर एक बार आप उसके दिखा दो, उसकी इमेज दिखा दोगे तो मजा आ जाएगा। तो ठीक है चलो, ये होता है एक्सटर्नल फिक्सेटर, ये आप उसके दर्शन कर लो। एक्सटर्नल फिक्सेटर मतलब ये होता है बाहर का कुछ ऐसा है जो कि आपके बोन को फिक्स कर रहा है, ये है एक्सटर्नल फिक्सेटर। या आपने एक मूवी देखी होगी, अनिल कपूर की मूवी देखी होगी, उसमें वो एक बच्चा होता है वो भागता है, उसके पैरों में ये लगा रहता है, याद हो तो आपको, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। उसमें वो बच्चा है वो भागता है, उसके पैर में ये लगा रहता है। तो पढ़ लेते हैं, अब मूवी की बात बाद में करेंगे। एक्सटर्नल फिक्सेशन डिवाइस यूज्ड फॉर इमोबिलाइजेशन, प्रमोट बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग। सेम वही काम इसका होता है, जैसे प्लास्टर का काम होता है वही काम इसका होता है, प्रमोट बोन हीलिंग। नेक्स्ट है नोट एंड रिपोर्ट इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, टेंडरनेस। भाई कोई किसी के पैर में या किसी के बॉडी में एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा हुआ है, उसकी हम मैनेजमेंट कैसे करें, उसको हमें क्या क्या करना चाहिए, नर्स के तौर पर, एज ए नर्स हमें क्या क्या करना चाहिए। तो पहली बात तो हमने देख लिया एक्सटर्नल फिक्सेशन मतलब क्या होता है। उसके बाद में हमें क्या है, हमें नोट करना चाहिए, नोट एंड रिपोर्ट करना चाहिए। किसके बारे में, कोई भी इन्फ्लामेशन हुआ हो, स्वेलिंग सूजन वगैरह हो, टेंडरनेस मतलब उस पार्ट को टच करने पर अगर पेन हो रहा है तो वो होता है टेंडरनेस। प्रोवाइड साइट एंड फिक्सेटर केयर, ये देनी है हमें, साइट केयर और फिक्सेटर केयर करनी है। कैसे करनी है बताएंगे अभी। क्लीन फिक्सेटर विथ क्लीन क्लॉथ, फिक्सेटर है उसको, ये फिक्सेटर है इसको क्लीन करना है, क्यों, इन्फेक्शन ना हो। कैसे करें, क्लीन क्लॉथ से करें भाई। कैसे करोगे, क्लीन क्लॉथ एंड वाटर एज नीडेड। यूज स्टेराइल टेक्निक ड्यूरिंग ड्रेसिंग चेंज, ड्रेसिंग वगैरह हो तो अगर ड्रेसिंग चेंज करनी हो तो उससे हमें स्टेराइल टेक्निक यूज लेनी है। अब आप इसका मतलब दिमाग में यही मत रखो कि इसकी हमें बात करें, जैसे चलो इसमें भी है, ये बीच में देखो, ये ड्रेसिंग ही है,
तो स्टेराइल टेक्निक यूज लेनी है। स्टेराइल टेक्निक या असेप्टिक टेक्निक है वो यूज लेनी है ड्रेसिंग चेंज करने के टाइम पर। एलिवेट एक्सट्रीमिटी टू रिड्यूस स्वेलिंग। हाँ भाई, पैर को लटका के नहीं रखना, पैर को लटका के नहीं रखना, पैर को एलिवेट करके रखना है, उठा के रखना है, फिर नीचे कोई सपोर्ट रख देना है, सहारा रख देना है, जिससे कि स्वेलिंग ना हो, सूजन ना है। टीच क्रच वॉकिंग व्हेन सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग इज डिमिनिश्ड। ये क्रचेस क्या होता है सर? क्रचेस मतलब कि, अरे भाई क्रचेस नहीं जानते, अभी आपको डायग्राम में बताते हैं। देखो आपको, ये देखो, इसमें एक क्रचेस है, सबने देखा है, बस पता नहीं है क्या होता है। अरे सॉरी, हाँ कहाँ गया, ये देखो, पेन लेके आओ भाई। आ गया पेन। ये होता है क्रचेस। क्रचेस मतलब वैसाखी, ये होता है क्रचेस। ठीक है, तो पेशेंट को बताना है क्रचेस के द्वारा चलने की, भाई कैसे चला जाता है इसके ये तो हो गया ना अपना। पेशेंट को बताना है भाई क्रचेस से कैसे चला जाता है, वॉकिंग क्रचेस हो गया, वॉकर हो गया, उससे कैसे चलते हैं वो हमें टीच करना है, बताना है। रिड्यूस द पेशेंट, चाहे हमें ना आता हो लेकिन हमें पता लगा के पेशेंट को जरूर बताना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, लास्ट पॉइंट, रिड्यूस पेशेंट एंजाइटी। हाँ ये तो मेन है भाई, ये तो आपको सब में करना है। रिड्यूस पेशेंट एंजाइटी बाय पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ डिवाइस इन ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम। पेशेंट की एंजाइटी है, पेशेंट के दिमाग में जो डर है, फियर है, उसको कम करना है। कैसे कम करना है? उस जो भी उस एक्सटर्नल फिक्सेटर की बात कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल फिक्सेटर के बारे में हमें पॉजिटिविटी फैलानी है, मतलब पॉजिटिव बातें करने की, भाई ये तो बहुत बढ़िया है, इससे अगर फ्रैक्चर हुआ होता, रोड वगैरह होता, तो उससे तो अच्छा यही है। ठीक है, तो इसके बारे में पॉजिटिविटी लेके आनी है, पॉजिटिव एस्पेक्ट देना है हमें उसको। ये होता है आपके पास नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ हैविंग एक्सटर्नल फिक्सेटर के बारे में। अब आज का लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लास्ट पढ़ लेते हैं अपन, डिस्चार्ज एजुकेशन या हेल्थ एजुकेशन फॉर पेशेंट विद टोटल हिप रिप्लेसमेंट। टोटल हिप रिप्लेसमेंट ये क्या है भाई? पहली बार सुना है हमने नाम, भैया आपने तो पहली बार सुना, लेकिन 2011 में पूछा गया है क्वेश्चन। हिप का मतलब तो पता ही होगा, हिप क्या होता है? हिप का मतलब पता है, बस उस हिप को रिप्लेसमेंट करना है, दूसरी लगानी है वहां पे। अरे ये देखो, ये पता है ना कहाँ की है, कौन हिप। तो यहाँ पर जैसे हमने ये रिप्लेसमेंट किया है, तो ये हिप रिप्लेसमेंट है, तो इसकी केयर कैसे करें, या इसके बारे में हमें एजुकेट करना है पेशेंट को। ठीक है, ये होता है हिप रिप्लेसमेंट। इसमें क्या है, सपोज करो हमारे हमारे क्या सॉरी कोई भी पेशेंट है, उसके हिप में कोई दिक्कत है। अब हिप का तो पता चली गया कहाँ पे होता है, तो हिप के वहाँ पे कोई दिक्कत है, तो क्या क्या करना चाहिए? इमेजिन करो, यूज ए केन वॉकर एज डायरेक्टेड, दिस डिवाइस विल हेल्प डिक्रीज रिस्क ऑफ फॉल। वॉकर वगैरह से चलना है, जैसे अभी मैंने बताया आपको, क्या क्या बताया था अभी, क्या बताया था अभी, क्रचेस, क्रचेस बताया था ना। तो वॉकर वगैरह से चलना है, क्यों? क्योंकि गिरने के चांसेस कम होते हैं वहां से, उससे। ठीक है, नेक्स्ट है डू योर एक्सरसाइज सेवरल टाइम ईच डे। जो भी डॉक्टर ने बताई है, जो भी डॉक्टर ने बताई है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने आपको एक्सरसाइज बताई है, वो आपको सेवरल टाइम ईच डे, एक दिन में बहुत बार करनी है, जैसे उसने बताया है उस हिसाब से चलना है। डू नॉट लर्न फॉरवर्ड व्हेन यू आर इन अ बेड, सिट अप विद योर लेग्स स्ट्रेट। हाँ क्या है सर, ये ऐसा है, आप अगर किसी बेड पर बैठे हुए हो, आराम कर रहे हो, तो ये नहीं कि आगे आगे की तरफ नहीं आना, मतलब
झुकना नहीं है एक तो, जैसे, और बैठना है तो कुछ ऐसे बैठना है, पैरों को फॉरवर्ड करके ऐसे बैठना है हमें, ठीक है, ऐसे बैठना है। और ये हिस्सा हमें आगे की तरफ नहीं झुकाना, आगे की तरफ झुकाएंगे तो जो ये हिप है यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, तो ये हमें नहीं करना, ठीक है। डू नॉट सिट ऑन ए लोअर चेयर, जो ज़्यादा नीची चेयर होती है, ज़्यादा छोटी जो चेयर होती है, ज़्यादा उस पर नहीं बैठना पहली बात तो, क्योंकि बैठेंगे तो जो हमारा हिप है वो अफेक्टेड होगा। यूज आर्म रेस्ट when you rise from a sitting position to decrease the force and pressure on your hip। बैठे तब क्या करें, जब बैठ रहे हैं अपन, मान लीजिए ये इस चेयर पर हम बैठ रहे हैं, तो ये दोनों जो हाथ हैं इस पर हाथ टिका के सपोर्ट से बैठे और सपोर्ट से उठे, ताकि हिप है उसमें प्रेशर ना पड़े। डू नॉट सिट ऑन सोफा, सोफे पर ना बैठे पहली बात। रॉकिंग चेयर, रॉकिंग चेयर पर ना बैठे, स्टूल पर ना बैठे। अब रॉकिंग चेयर क्या होती है, ये होती है रॉकिंग चेयर, जिसके नीचे ये होते हैं ना, ये होती है रॉकिंग चेयर, झूले वाली कुर्सी कुर्सी, ठीक है। नेक्स्ट है टेक प्रिस्क्राइब्ड पेन मेडिकेशंस, एनाल्जेसिक्स लेना है। डू नॉट वॉक अप एंड डाउन स्टेयर्स, दिस पुट्स टू मच प्रेशर ऑन योर हिप। सीढ़ियाँ ना तो चढ़नी है ना ही उतरनी है, ये पॉइंट है सीढ़ियों से रिलेटेड। स्टेयर्स मतलब होती है सीढ़ियाँ, ना तो सीढ़ियाँ चढ़ना है ना ही उतरना है। क्यों? क्योंकि इससे आपके जो हिप है उस पर प्रेशर पड़ता है, ठीक है। आगे भी तो बहुत सारे टॉपिक्स बाकी है, लेकिन ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे उसको, ठीक है। पार्ट 1 आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। नोट्स वगैरह सब आपको टेलीग्राम पर डाल दिए गए हैं, प्रोवाइड कर दिए गए हैं, वहाँ पे जाके देखें, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की। और कमेंट ज़रूर करें कैसा लगा, आगे कौन से डायरेक्शन में हमें बढ़ना है, क्या चाहिए आपको, ठीक है, कौन सी वीडियो चाहिए किस टॉपिक से रिलेटेड, सब बताएं। और कैसा लगा लेक्चर वो भी ज़रूर बताएं, क्योंकि फीडबैक ज़रूरी है। कम्युनिकेशन बढ़ाए तो कम्युनिकेशन में फीडबैक ज़रूरी है, ठीक है। मिलते हैं नए लेक्चर में। राधे राधे।